आपके जेई कुरिकुलम का एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। इस पर्टिकुलर चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करने चाहिए, चलिए उसको देखते हैं। अब ग्रिप करने के लिए सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए कि चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखो कि एस और पी ब्लॉक में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एनोमेलस बिहेवियर वाला टॉपिक है, यानी सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है ना, उनकी प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अगर हम जनरलाइज वे में चलते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के टॉपिक्स देखते हैं तो एल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब आप बात करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, इन सारे रेस्पेक्ट में जैसा आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ के आए थे बिल्कुल वैसा ही पढ़ना है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हो तो सर्टेनली रिएक्शंस की बात करते हो जिसमें जनरलाइज रिएक्शंस आती हैं, मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, ठीक है, हैलोजेंस के साथ रिएक्शन, ये जनरलाइज सी रिएक्शंस आती है, राइट। फिर एल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स हो गए, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। मींस एक तरफ आप NaCl, KCl जैसे कंपाउंड्स की बात करते हो, Na2CO3, K2CO3, NaHCO3, KHCO3, यानी कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, हैलाइड्स, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसी कैटेगरी के जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स हैं उनकी बात करते हो, ठीक है। और लास्ट में जो बायोलॉजिकल यूजेस हैं इन पर्टिकुलर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, जहां पर सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, राइट। ये चार तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बायोलॉजिकल यूजेस का आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। अब इनमें से इजी टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो भाई अगर तुम पिक्चराइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो सारे टॉपिक्स इजी हैं, लेकिन अगर तुम याद करने की कोशिश करोगे तो देखो जो फिजिकल ट्रेंड्स हैं वो कंपैरेटिवली ईजियर हैं, क्योंकि तुम उनको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो पढ़ के आए हो उससे कनेक्ट कर सकते हो, राइट। मींस ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं है इसके अंदर, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है एस ब्लॉक में, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर की, ये सारे ट्रेंड्स जो हैं ये ईजियर हैं, राइट। इसके अलावा फैक्चुअल बातें, ठीक है, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की, फैक्चुअल है, इजी है, आप आसानी से याद कर लोगे, राइट। या इस तरह के क्वेश्चंस की एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में ऐसा क्या डिफरेंस है कि दोनों के नाम अलग अलग हैं, या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ही क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इनके ऑक्साइड्स अर्थिन होते हैं, ऐसा मत कहना कि ये अर्थ में पाए जाते हैं, इनके ऑक्साइड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। मींस ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऑक्साइड्स हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, राइट। अब जब हम कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टॉपिक्स की बात करते हैं तो डिफिकल्ट टॉपिक्स में क्या आ गए, सबसे पहला तो मैंने बताया भाई एनोमेलस बिहेवियर, यानी कंपैरिजन हो गया। यहाँ इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो लिथियम और बेरिलियम, इनका ग्रुप के बाकी एलिमेंट से कंपैरिजन सवाल इसी पे आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। लिथियम का बिहेवियर कैसा है इन कंपैरिजन टू अदर एल्कली मेटल्स, या बेरिलियम का बिहेवियर कैसा है इन कंपैरिजन टू अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। फिर जो करेक्टराइजेशंस है केमिकल प्रॉपर्टीज के, जो ट्रेंड्स हैं वो डिफिकल्ट है क्योंकि एक तरफ प्रॉपर्टीज हैं फिर उनके ट्रेंड्स भी हैं। फिर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप तो जेई के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एक डिफिकल्ट चीज़ हो जाती है, थोड़ा बहुत आपको पता रहता है, आप उससे क्वेश्चंस का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, राइट। इसके अलावा
अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इन पर्टिकुलर, जब आप बात करते हो जो कंपाउंड्स हैं एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोक्साइड्स, डिफरेंट टाइप के हेलाइड्स, डिफरेंट टाइप के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, इनकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इनके यूजेस, एप्लीकेशंस और इनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक, वो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है। और एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कंपाउंड्स हैं आपकी ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे यूज़ होते हैं, ठीक है। कहीं सोडा वाटर यूज़ हो रहा है, कहीं सोडा लाइम यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ जो है आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, या तो आप उसको अपने दिमाग में बसा लो या मत बसाओ, राइट। तो ये बात हो गई डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की। अच्छा, एक चीज़ और है जो इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, समझनी भी है। यहाँ पर मैं बॉन्ड हैबर साइकिल को कनेक्ट करता हूँ विद द साइज ऑफ एल्कली मेटल आयंस। एल्कली मेटल्स के एक्वस आयंस और एल्कली मेटल्स के गैसियस आयंस के जो साइज का वेरिएशन है उस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, राइट। तो वो अगर आप बॉन्ड हैबर साइकिल से कनेक्ट करके पढ़ोगे, खास तौर से लिथियम के लिए, ठीक, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं अगर आप कनेक्ट कर लोगे तो कनेक्ट कर लोगे, अदरवाइज भूल जाओगे, ठीक, इसलिए चैलेंजिंग हो जाती है। अब स्ट्रैटेजी की तरफ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं। तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी में सबसे पहला पॉइंट प्री रिक्विसाइट्स, यानी चैप्टर जब हम पढ़ने बैठे तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग, प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। हालांकि केमिकल बॉन्डिंग में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मदद करता है, बट केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पर कई जगह इस्तेमाल होगी, ठीक है, इसलिए उसका प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। फिर स्टोशियोमेट्री से कनेक्शन, आजकल सवाल आने लगे हैं जहाँ पर जो इक्वेशंस हैं इन पर्टिकुलर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, कंपाउंड्स की या एलिमेंट्स की, उनका स्टोशियोमेट्री से कनेक्टिविटी, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर स्टोशियोमेट्री का आइडिया नहीं है तो नहीं होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्मोडाइनमिकल एस्पेक्ट, ठीक है, यानी बॉन्ड हैबर साइकिल वाली जो बात मैंने बताई, ठीक, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। तो चैप्टर बहुत एकदम मलाई की तरह से समझ में आएगा। स्ट्रैटेजी का दूसरा पार्ट एनालिसिस। तो लास्ट 3 इयर्स का जब हम एनालिसिस देखते हैं तो रीसेंट ईयर यानी 2023 में इसकी वेटेज अचानक बढ़ी है, खास तौर से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के केस में ये देखा गया, मींस सेक्शन 1 में ये देखा गया कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर मौजूद थे सेक्शन 1 में, राइट, जबकि सेक्शन 2 में 0 to 1 क्वेश्चन की विजिबिलिटी थी इस साल, राइट। मींस जो ओवरऑल वेटेज थी वो 8 से 12 मार्क्स की, 8 to 12 मार्क्स की थी। वहीं लास्ट 2 इयर्स यानी ईयर 2022 और 2021 में वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं थी। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी अगर हम देखें, यानी सेक्शन 1 के क्वेश्चंस भी देखें तो 0 to 1 क्वेश्चन वाज देयर, या तो क्वेश्चन था या क्वेश्चन नहीं था। इसी तरह से न्यूमेरिकल्स में या तो क्वेश्चन था या क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अगर हम क्यूमुलेटिव वेटेज देखते हैं तो लास्ट 3 इयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 56 कंसेप्चुअल और 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। तो क्वेश्चन पूछा जाना ये इंडिकेट करता है कि ये चैप्टर इन पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा है, इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रोजन से थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन ना आसानी से याद हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है ना। अब स्ट्रेटजी का तीसरा पार्ट, मैं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को 8 से 12 घंटे में पढ़ा देता हूँ। फैक्चुअल, मेरे को तो फैक्ट्स बताने, मोटी मोटी बातें बताई, सारी चीज़ें बताई, इट्स ऑल फॉर मी, बट फॉर यू
जैसा मैंने बताया, पिक्चराइजेशन टेक्निक को पकड़ो, डेली पढ़ते रहो, 5 दिन 5 पेज 6 पेज डेली कवर अप करो। पिक्चराइजेशन टेक्निक से अगर करोगे तो आपके लिए ये एक कंसिस्टेंट इवेंट है, कंसिस्टेंट प्रोसेस है, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पूरी तरह से फॉलो करना है। तो आपको जो घंटे लगेंगे वो तो आप खुद ही जोड़ सकते हो, इसके 3 गुना भी हो सकते हैं, 4 गुना भी हो सकते हैं, 6 गुना भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है। जहाँ तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की बात है, अराउंड 75 क्वेश्चंस विल बी सफिशिएंट। ठीक है, प्रैक्टिस वाइज, खास तौर से रोड मैप प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस ज़्यादा कर लो। ठीक, प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज बुक्स आपके पास है ही हैं। एकेडजा की प्रैक्टिस शीट्स यूज़ कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। राइट। तो चैप्टर को जो इंटरेस्टिंग पार्ट है उसी तरह से पकड़ के चलोगे, कुछ क्वेश्चंस दिमाग में घूमेंगे। अगर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं तो लिथियम को कहाँ रखते हैं? लिथियम की डेंसिटी तो केरोसिन ऑयल से कहीं कम है, वो तो फ्लोट करता है, तो उसको पैराफिन वैक्स में लपेट के रखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो दिमाग में अगर रहेंगे तो ये चैप्टर ना फिंगर टिप्स पे नाचेगा। ठीक।